Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 2, migration. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है पर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है, उसको अब हम पढ़ेंगे बच्चा। तो जब माइग्रेशन होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, व्हाट इज़ माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब बेटा लोगों का माइग्रेशन हो रहा होता है, जब लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे 2 फैक्टर्स मेजरली काम करते हैं। पहला होता है पुश फैक्टर, जो उन्हें कहता है जाओ यहाँ से जाओ, और एक होता है पुल फैक्टर, जो उन्हें अट्रैक्ट करता है आओ यहाँ आके रहो, तुम्हें अच्छा एजुकेशन मिलेगा, यहाँ आओ तुम्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छी जॉब्स मिलेगी। तो पुल फैक्टर किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, और पुश फैक्टर बोलता है यहाँ से चले जाओ। ठीक है, एक बार बुक में क्या लिखा है पढ़ते हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ये फंक्शन होता है किसका? पुश और पुल फैक्टर्स का। अब बेटा पुश और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो पुश और पुल फैक्टर में कुछ नया नहीं है बच्चा। अल्टीमेटली हमको इनके अंदर भी क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक रीजंस को, सोशल रीजंस को, डेमोग्राफिक को और पॉलिटिकल रीजंस को। कि भैया कई बार हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन एक पर्टिकुलर एरिया की बहुत ख़राब है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी फैक्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज है कि वर्कर्स दूसरे एरिया से भर भर के वहाँ काम करने जा रहे हैं। सोसाइटी बच्चा, आजकल हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होती हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट है लोगों का, तो आप उस सोसाइटी से भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक की, तो डेमोग्राफिक में देखो ज्योग्राफी भी आ जाएगी, सेक्स भी आ जाएगा, रेस भी आ जाएगा, मेल हो फीमेल हो, किस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, वो सारी चीज़ें हम डेमोग्राफी में पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिकल रीजंस, बेटा बहुत सारे लोग आज से 1 साल पहले श्रीलंका को छोड़कर चले गए। अभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो देखना बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिल सकती थी वहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पर, इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ गया है कि लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। श्रीलंका तो पूरी तरह बैंकरप्ट हो ही गया है। पाकिस्तान में भी थोड़े दिनों पहले हम लोग देख रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ एरियाज आपको अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्ट वाला कौन सा फैक्टर होगा? पुल फैक्टर। ठीक हुई बात। और कुछ एरियाज आपको ऐसे लगेंगे कि इन्हें छोड़ ही देना चाहिए, वो कौन से होंगे? पुश फैक्टर्स। चलो, अब जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में कहें, द फैक्टर विच फोर्सेस द पीपल टू मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पुश फैक्टर। ठीक हुई बात। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा जो हमें मजबूर कर देती हैं, यार इस जगह को तो छोड़ ही देना चाहिए, वो किस में आएंगे बेटा? पुश फैक्टर्स में आएंगे। जैसे ओवर पॉपुलेशन, बेटा ओवर पॉपुलेशन से स्लम्स होंगे, हाइजेनिक कंडीशन आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाओगे, अनहाइजेनिक होगा सब कुछ, जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी, जो वेजेस होंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीज़न है बेटा, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो देखो भूख तो सबको रोज लगती है ना? बेसिक नीड्स सबकी रोज होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो आप उस पर्टिकुलर एरिया से निकल जाएंगे जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। देन पावर्टी एंड फूड शॉर्टेज, बहुत सारी जगहों पर बेटा बहुत गरीबी है। पावर्टी मतलब होता है गरीबी, फूड शॉर्टेजेस मतलब खाने की बहुत कमी है, तो लोग ऐसे एरिया में भी रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ बहुत गरीबी है, जहाँ खाना ही नहीं है, तो वहाँ से वो लोग भी बाहर निकलेंगे। रिलीजियस एंड सोशल ऑपरेशन, कुछ कुछ कंट्रीज में तो बेटा इतनी प्रॉब्लम ये धर्म के नाम पे बना रखी है कि लोग अब उसे झेलना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं भाई हम यहाँ से दूर चले जाएं, और इनके ये जो पागलपन है, ये जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस है, हम उससे आज़ाद हो जाएं। ठीक है, सोशल ऑपरेशन जैसे हमारे कंट्री में ही होता था, जो अपर कास्ट होती थी वो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करती थी। तो ये जो सोशल ऑपरेशन है, किस किस सोसाइटी में तो आज भी हम देखते हैं कि औरतों को पर्दे में रखा जाता है, उन्हें एजुकेशन के राइट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोशल ऑपरेशन हो रहा है, उन लोगों पे अत्याचार हो रहा है सामाजिक रूप से, धर्म के नाम पे उनसे इतने सारे ऊट पटांग काम कराए जा रहे हैं कि वो काम करना नहीं पसंद करते, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं।
और कई जगह ऐसी होती हैं बच्चा जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स बहुत हैं। जैसे अगर अभी हम बात करें केदारनाथ की, उत्तराखंड की, तो बेटा कभी भी कहीं पर भी कुछ होने लगता है, कभी ज़मीन फट रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी अचानक से फ्लड आ जा रही है। तो बेटा इतने नेचुरल डिजास्टर के बीच में कभी कहीं आप सोचोगे, सोचो, आप खुद सोचो, आप लोग जाके रहना पसंद करोगे? आप सुबह उठे, पता चला बाढ़ आ गई, आप जिस जमीन पे रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, वो के पूरा लैंडस्लाइड में खत्म हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ नया हैपनिंग हमारे उत्तराखंड में होता ही रहता है। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, भले वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, ऐसे एरियाज में भी आप रहना कम पसंद करोगे जो ड्रॉट प्रॉन हो, फ्लड प्रॉन हो, लैंडस्लाइड प्रॉन हो। फिर बेटा कई जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पता है रशिया गए थे, पर यूक्रेन गए थे मेडिकल पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए थे मेडिकल पढ़ने के लिए। तो बेटा वो सारे लोग जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वापस आ गए। क्यों वापस आ गए? क्योंकि वहाँ पर चल रहा था वॉर। तो वॉर भी एक कारण होता है जिसकी वजह से लोग मूव आउट कर जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज बहुत सारी कंट्री, और पोस्ट कोरोना पीरियड में तो ऐसा हुआ कि सबकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। इसको बोलते हैं राजनैतिक अस्थिरता। मतलब गवर्नमेंट जो बनी है वो पूरा अपना जो 5 ईयर 4 ईयर का टर्म होता है वो पूरा नहीं कर पाती है ना। वो कोई मिलिट्री अपोनेंट हो जाता है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक रीज़न है। तो यू हैव टू लर्न इट एज इट इज़। अगर मैम पूछेगी राइट डाउन द पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, तो आप लोग क्या लिखेंगे? द फैक्टर दैट फोर्स पीपल टू मूव टू अदर एरियाज आर कॉल्ड पुश फैक्टर्स। उसमें आएगा ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज, रिलीजियस और सोशल ऑपरेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वॉर, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। चलो, अब बच्चा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टू मूव टू अ न्यू एरिया। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बुला रहे होते हैं कि आओ यहाँ आके रहो, नहीं तो यहाँ क्राउडेड एरिया है, ना स्लम है, ग्रीनरी है, जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जो आपको अट्रैक्ट करें टू मूव टू अ न्यू एरिया उन्हें कहते हैं पुल फैक्टर्स। कुछ पुल फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा हमारे इंडिया में बस खबर लग जाए कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में जॉब्स है, इतनी भीड़ लग जानी है ना, आपको क्या बताऊँ। ठीक है, नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अब हम चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गए हैं। तो भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ होगी वहाँ तो लोग जाएंगे ही। देन बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अब बेटा भले ही वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, सबको अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी हेल्थ देनी है, खुद के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो ऐसी जगह तलाशनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर एक जगह मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को कि यहाँ आकर रहें। ठीक है, तो एजुकेशन और हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है किस माइग्रेशन में। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशन। देखो बेसिक एम्यूनिटीज़ में क्या आएगा बच्चा कि प्रॉपर रोड्स हों, कम्युनिकेशन का मीडियम हो, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, जो भी हमें फूड ग्रेन्स की सप्लाई हो वो ईजीली अवेलेबल हो जाए। तो इस एरियाज़ में भी लोग जाते हैं। और बेटर लिविंग कंडीशन हो, अगर मैं बात करूँ बेटर लिविंग कंडीशन मतलब क्लाइमेट मॉडरेट रहता हो, गवर्नमेंट स्टेबल हो, ठीक है, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना हो, देन वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भैया आज हम ना तो ट्रांसपोर्ट के बिना सर्वाइव कर पाते हैं ना कम्युनिकेशन, तो वो एरिया जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो वहाँ पर भी लोग खुशी खुशी जाकर रहेंगे। तो जैसे आपने पुश फैक्टर में पढ़ा ओवर पॉपुलेशन, क्राउडेड एरिया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, बेटर लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलो 18 और 19 सेंचुरी में जो लोग थे आयरलैंड के, इंग्लैंड के और फ्रांस के, स्पेन के, पोर्चुगल के, इन्हें चाहिए थी बहुत सारी ज़मीनें। ठीक है, आयरलैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, स्पेन के लोग, पोर्चुगल के लोग, इन्हें चाहिए थी मोर एग्रीकल्चर लैंड, मतलब बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े चाहिए थे इन्हें अपने नाम पे कि भाई हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हो। तो ये माइग्रेट करके न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट पे चले गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। किसके लिए? एग्रीकल्चर लैंड की तलाश में कि भाई हमें तो ज़मीनें चाहिए और जहाँ ज़मीनें मिलेंगी हम वहाँ पर जाएंगे। तो भाई इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड के लोग
ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड की तलाश में कहाँ पहुँचे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूली डिस्कवर्ड लैंड थी, मतलब कंपेरेटिवली बाद में पता चला कि भाई वहाँ पर भी कोई ज़मीन है। ये थी तो पहले से, पर हमें बाद में पता चला अरे यहाँ पर भी इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर भी है। चलो चलो चलते हैं, यहाँ चलते हैं, क्योंकि व्हाट वी वांट लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड्स। अगर यंग, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैन और वीमेन होंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो भी चाहेंगे कि हम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाएं, तो हमें क्या मिल जाए बेटा? एम्प्लॉयमेंट। हर व्यक्ति का सपना होता है, उसने इतना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया होता है, उसको अपनी फैमिली को रन करना होता है, तो उसे चाहिए क्या? मनी। तो वो मनी कहाँ से मिलेगी? जब वो जॉब करेगा। तो बहुत सारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो मैन और वीमेन होते हैं, वो बेटा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को छोड़ के किसी डेवलप्ड कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम 20th सेंचुरी की बिगनिंग की बात करें, तो बहुत सारे नंबर में जो ब्रिटिश टेक्सटाइल वर्कर्स थे, वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए? यूएसए एंड कनाडा। क्यों? क्योंकि उन्हें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, न्यू बिजनेस खड़ा करना था। तो ये लोग कहाँ चले गए? यूएसए और कनाडा। जब 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, 20th सेंचुरी की बिगनिंग हो रही थी, तो बहुत सारे ब्रिटिश टेक्सटाइल वर्कर्स कहाँ पहुँचे? यूएसए और कनाडा। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चा कि आज भी हमारे जो गांव हैं, जो विलेज एरिया, कंट्री साइड है या जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि बेटा वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना? नहीं तो प्रॉपर वहाँ पर रोड्स हैं, नहीं तो वहाँ पर प्रॉपर शॉप्स मिलेंगी, मॉल मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन कॉमनली देखने को मिलेगी। ओवर पॉपुलेशन कॉमन इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज। कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, इंडिया में बहुत सारे रूरल एरियाज है, वहाँ पर पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा और काम है बहुत कम। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं। किसके लिए? काम की तलाश में, है ना? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। गांव से जो लोग शहर में आते हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि विलेजेस अंडर डेवलप्ड है, वहाँ प्रॉपर ना ही तो स्कूलिंग है, ना एजुकेशन है, ना ही तो हॉस्पिटल्स हैं और ना ही तो जॉब्स हैं। बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि दो कंट्री आपस में मिलकर लड़ रही होती हैं, वॉर हो रहा होता है, तो भी लोग वहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कल कोई बॉम्ब हमारे ऊपर ही गिर जाए। बेटा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। कौन सा? हमारा वर्ल्ड वॉर 2। तो इस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे लोग जर्मनी से, बहुत सारे लोग रशिया से माइग्रेट करके चले गए थे कि भैया क्या पता कोई गोली कल आके हमें लग जाए, कोई बॉम्ब हमारे ऊपर गिर जाए। तो बेटा जब भी जैसे किसी कंट्री में वॉर चलता है, तो वो कंट्री के लोग, है ना, माइग्रेट करके किसी सेफ प्लेस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कब देखा? किस किस कंट्री में देखा हमने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा, जर्मनी और रशिया में। अभी बेटा रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था, तब भी बहुत सारे लोग यूक्रेन छोड़कर कहीं और रहने चले गए। 2001 में जब अफ़गानिस्तान में वॉर हो रहा था, तो भी लोग माइग्रेट करके ईरान, पाकिस्तान और दूसरी कंट्री चले गए। जहाँ जहाँ उन्हें अकोमोडेशन मिला, वहाँ वहाँ चले गए। रिफ्यूज़ी बन गए ईरान में, पाकिस्तान में। कब? जब 2001 में अफ़गानिस्तान वॉर चल रहा था। बेटा मुझे ये वीडियो फटाफट से ख़त्म करना है, तो मैं क्विज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, आप लोग बोलेंगे तो। चलो, नाउ इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है माइग्रेशन का? तो बेटा जो माइग्रेशन है, जैसे इसके कारण अलग अलग हैं, कॉजेज़ अलग अलग हैं, पुल फैक्टर है, पुश फैक्टर है ना? कई जगह वॉर किसका रीज़न हो जाता है, तो कई जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का रीज़न होती हैं। ऐसे ही जो इसके इम्पैक्ट है माइग्रेशन के, ये भी वेरिएड हैं, अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। ठीक है, जैसे इनके कारण अलग अलग है, वैसे ही इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग है, प्रभाव भी अलग अलग है। जो माइग्रेंट्स होते हैं बच्चा, वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को भी, इकॉनमी को भी, एनवायरनमेंट को भी। जहाँ से आप थे, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी आपने इन्फ्लुएंस किया, और जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे ही। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, जिस जगह को छोड़ा वहाँ पर भी और जहाँ गए वहाँ पर भी। जो इम्पैक्ट है वो फेवरेबल हो सकता है और कई बार हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है,
कई बार जहाँ काम करने वाले लोग नहीं थे, आप पहुँचे तो लोगों को अब प्रॉपर काम करने वाले वर्कर्स मिल रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी फ्लरिश करेगी। पर बेटा कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी वर्कर्स को जो नहीं मिल रही थी, आप और पहुँच गए तो वर्कर्स की कंडीशन और ख़राब हो गई। तो इकोनॉमी पे एक फेवरेबल इम्पैक्ट भी आ सकता है और हार्मफुल भी इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे यहाँ पर बेटा 5 लोगों की ज़रूरत थी पर थे सिर्फ 2, अवेलेबल कितने थे 2, रिक्वायरमेंट कितने की थी 5 की। अगर यहाँ से 3 पीपल और माइग्रेट करके चले जाते हैं तो अब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा। पर रिक्वायरमेंट थी 5 की, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 10, आप 5 और चले गए इनको ऐड करने, अब हो गए 15। तो यहाँ पर वेजेस में इम्पैक्ट आएगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्पैक्ट आएगा। तो बेटा दोनों ही जगह इम्पैक्ट आता है। अब हम देखेंगे कि माइग्रेशन कैसे पॉपुलेशन कंपोजिशन को इम्पैक्ट करता है। सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या, पॉलिटिकल सिस्टम और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। अगर हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें, पॉपुलेशन कंपोजिशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा पहले हम वो देखेंगे। माइग्रेशन बेटा पॉपुलेशन प्रोफाइल को भी इफेक्ट कर सकता है, ऑफ बोथ एरिया ऑफ ओरिजिन, मतलब जहाँ से आप निकले वहाँ के पॉपुलेशन कंपोजिशन को भी इम्पैक्ट करेगा और जहाँ पर आप पहुँचे वहाँ पर भी करेगा। जैसे टोटल पॉपुलेशन एक जगह बढ़ जाएगी, जहाँ आप पहुँच रहे होंगे वहाँ, जहाँ से आ रहे होंगे वहाँ कम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है आप जहाँ से निकले अब वहाँ पर एक एवरेज डेंसिटी वाला एरिया बन गया, पर जहाँ पर पहुँचे वहाँ पर आपने डेंसिटी बढ़ा दी हो। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक यंग पीपल थे, गांव से निकले शहरों में काम करने के लिए, तो अब आपके गांव में सारे ओल्ड एज पीपल हो गए, शहरों में सारे यंग एज पीपल हो गए। तो ये यंग और ओल्ड के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। फिर आप लोग देखते हैं कि फ़ीमेल को आप गांव में छोड़ा है, मेल सारे शहर में आ गए, तो फिर यहाँ पर सेक्स में मेल फीमेल के स्ट्रक्चर में कंपोजिशन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। एज सेक्स स्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, वर्कर्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। तो जो माइग्रेशन है उसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन प्रोफाइल पे भी आएगा, जिस जगह से आप आए हैं वहाँ पर भी और जिस जगह आप पहुँचे वहाँ पर भी, ठीक है। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो जाना, डेंसिटी का बढ़ जाना कम हो जाना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज सेक्स स्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वो प्लेसेस जहाँ से आउट माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली होते हैं बच्चा, बूढ़े काम करने के लिए शहरों में नहीं आते, सिर्फ यंग आते हैं। चिल्ड्रंस एंड फीमेल, वेयर एज द रीजन्स ऑफ इन माइग्रेशन हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ यूथ एडल्ट। मैंने वही बोला कि कुछ टाइम के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने बीवी और बच्चों को गांव में ही छोड़ के आ जाते हैं, कुछ शहरों में काम करने आ जाते हैं। ओल्ड एल्डरली पॉपुलेशन है वो गांव में ही रह रही है या शहरों में आ गए हैं। औरतें थोड़ा सा कम माइग्रेट करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो भाई ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जिस विलेज में आप रह रहे होंगे वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, चिल्ड्रन फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी और सिटीज़ में यंग एडल्ट्स की ज़्यादा रहेगी। क्लियर है। चलो, इससे क्या होगा बच्चा, एक पर्टिकुलर प्लेस का सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इट रिजल्ट्स इन हाई सेक्स रेशो इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा हाई होगा और लो सेक्स रेशो आ जाएगा कहाँ पर, डेस्टिनेशन वाली जगह पर। बेटा जो सेक्स रेशो होता है वो 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, इस तरीके से काउंट किया जाता है कि अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में 1000 मेल हैं तो कितनी फीमेल अवेलेबल हैं। तो जहाँ से सारे मेल चले गए वहाँ पर सेक्स रेशो हाई हो जाएगा। हो सकता है 1000 मेल पे वहाँ पर 1100 फीमेल हो, पर जहाँ पर वो पहुँचे, जैसे दिल्ली में सेक्स रेशो का बड़ा प्रॉब्लम है। दिल्ली में क्यों प्रॉब्लम है सेक्स रेशो का, क्योंकि दुनिया भर से काम करने लोग दिल्ली चले जाते हैं, औरतें उनके गांव में रह जाती हैं, मेल वहाँ चले जाते हैं। तो मेल वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ मेल की काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और फीमेल रहती है कम। तो दिल्ली में ये उल्टा हो जाएगा कि 1000 मेल पे 858 ही कौन रहेंगी, फीमेल रहेंगी। क्लियर हुई बात। तो सेक्स रेशो को भी इम्पैक्ट करता है। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है, पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल अवेलेबल हैं। देन चलो, अब सेक्स रेशियो इन्फ्लुएंस करेगा बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट को। ऑब्वियसली बात है, ये तो नेचर ही है कि अगर सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो ऑब्वियसली बात है डेथ रेट, बर्थ रेट,
ग्रोथ रेट, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया, ये लार्ज नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड यंग माइग्रेंट्स को रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यूएसए की जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया, वहाँ पर बहुत सारे हमारे इंडियन एजुकेटेड लोग भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत अच्छे जॉब्स अवेलेबल हैं। अब हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर पर समाज में क्या इम्पैक्ट आएगा, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से इफेक्ट होगा माइग्रेशन से बच्चा रेशियल और कल्चरल कंपोजिशन में भी चेंज आते हैं। कहाँ के? डेस्टिनेशन वाली प्लेस के। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो सोशल चेंज का एक अच्छा एजेंट होते हैं, अपने साथ आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, दूसरे सोशल इश्यूज भी लेके जाते हैं। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर माइग्रेशन होगा तो रेशियल और कल्चरल कंपोजिशन में भी चेंज होगा। डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचे वहाँ की पॉपुलेशन में जो माइग्रेंट्स होते हैं ये सोशल चेंज का एजेंट होते हैं। ठीक है, भले वो टेक्नोलॉजी लेके आए, नए आइडियाज़ लेके आए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करें या कोई भी और। इससे क्या होता है बच्चा, जो डाइवर्स कल्चरल होती हैं, डाइवर्स कल्चरल कंपोजिशन होता है, उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। इससे कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट होता है। कंपोजिट कल्चर का मतलब जहाँ 2-3 कल्चर के लोग आपस में मिले और फिर एक नया फ्यूजन तैयार हुआ, है ना। इट ब्रेक्स द नैरो कंसिडरेशन एंड वाइडन्स द मेंटल होराइजन ऑफ लिविंग पीपल। बेटा देखो, आज आप जब एक गांव में रहते हो ना तो आप पूछते हो ये कौन सी जात का है, वो कौन सी जात का है, इसका सरनेम क्या है, उसका सरनेम क्या है। जब आप मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो तो आप ये सारी फालतू बातें नहीं पूछते हो। वो तो आपका बस इतना रहता है कि यार चलो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इससे मेरे व्यूज़ मिलते हैं, इससे व्यूज़ नहीं मिलते। वहाँ पर आप कास्ट और क्रीड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, पर विलेजेस में इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बच्चा जैसे जैसे कल्चर कंपोजिशन बढ़ेगा, कल्चरल फ्यूजन होगा, ठीक है, कंपोजिट कल्चर आएगा, वैसे वैसे हमारा जो माइंड सेट है वो डेवलप होता जाएगा, मेंटल होराइजन बढ़ते जाएंगे और जितने भी नैरो कंसिडरेशन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ एरियाज़ में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ और हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। हम तो छोड़ दें, हम तो वो कंट्री जहाँ 8 मेजर रिलीजन है, बहुत सारे माइनर रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट है, इतनी सारी सब कास्ट है। सीरिया की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ तो एक ही धर्म है। उस एक धर्म की 2 ब्रांचेस है, शिया और सुन्नी, आपस में इतना लड़ते हैं कि हमेशा वॉर थिएटर ऑन ही रहता है यहाँ पे। कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है बच्चा कि जो माइग्रेंट्स होते हैं जो एक ही पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, वो अपनी जैसे मैं एक बात बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ इटारसी में ही है कि बहुत सारे ड्राइवर यहाँ वहाँ से काम करने के लिए यहाँ आते हैं, तो ये कोशिश करते हैं इनका जो दूसरा बिहार से आया हुआ फ्रेंड रह रहा है ये उसके पड़ोस में एक घर बनाए, क्योंकि इनको भी तो कोई चाहिए जो उनकी लैंग्वेज में बात करे, जो उनके जैसा खाना खाता हो, जो उनकी फीलिंग्स को समझे। तो एक कॉलोनी ही डेवलप होती जा रही है जिसको हम फेमसली क्या बोलते हैं, बिहारी कॉलोनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारे बिहार के लोग आके रह रहे हैं, स्पेशली कौन, रेलवे वाले, रेलवे में जो ड्राइवर बन के आते हैं। क्लियर हुई बात? तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कॉमन ओरिजिन जहाँ माइग्रेंट्स का होता है उसको वो मिला के एक पर्टिकुलर एरिया में रहना चालू कर देते हैं। जैसे अच्छा तुम भी बिहार के हो, चलो मैं भी बिहार का हूँ, चलो मैं भी बिहार का हूँ, चलो मैं भी बिहार का हूँ। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं बहुत खुशी खुशी और अपनी कस्टम ट्रेडिशन साथ में पूजा वगैरह करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब छठ पूजा होती है तो जबकि हमारे एमपी में छठ पूजा का इतना रिवाज नहीं है, ये लोग अपना प्रॉपर ग्राउंड तैयार करते हैं और उनकी ग्राउंड, इनका कुआं और वो जहाँ पानी वगैरह भर के रखते हैं उसको देख के बहुत सारे हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं, उन लोगों के साथ पूजा वूजा करते हैं। तो कॉमन ओरिजिन की वजह से ये लोग साथ में रहने लगते हैं। इसी का एग्जाम्पल है डच सेटलमेंट्स इन ओंटारियो, फ्रेंच सेटलमेंट इन क्यूबैक, जर्मन सेटलमेंट्स इन सदर्न ब्राज़ील एंड तमिल सेटलमेंट इन श्रीलंका। ठीक है, तो जो डच के सेटलमेंट्स थे ओंटारियो में ये एक साथ रहने लग गए। फ्रेंच सेटलमेंट जो क्यूबैक में हुए, सारे फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकर एक साथ में रहते थे। इवन हम जब श्रीलंका के मैप को देखते हैं, देखो श्रीलंका का मैप इस तरीके का है,
तो श्रीलंका के मैप में ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, यहाँ पर तमिल्स रह रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पर कौन रह रहे होंगे? तमिल्स। और ये पूरा पार्ट किसका होता है? सिन्हाले कम्युनिटी का। श्रीलंका का मैप अभी देखो और अभी वहाँ पर देखो आप तमिल एंड सिन्हाला कंपोजिशन, तो आपको पता चलेगा कि सारे तमिल इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। क्योंकि बेटा आप जब कहीं बाहर जाके रहें और आपको आपके एरिया का कोई बच्चा मिल जाए जो आपकी तरह बोलता हो, जिसकी फूड हैबिट्स आपकी तरह हो, तो आपको अच्छा लगता है। मैं भी मेरे हॉस्टल में हमेशा यही ढूंढती थी कि कोई तो मिले मेरे एरिया का, और सच में अगर मैं इटारसी में रहती हूँ, मुझे होशंगाबाद का भी कोई मिलता था तो मैं बहुत खुश होती थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है? माइग्रेशन की वजह से जो प्रपोर्शन होता है वर्किंग पॉपुलेशन का ओरिजिन वाली प्लेस पे वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लोग चले जाते हैं काम करने दूसरी जगह पे, और डेस्टिनेशन वाली प्लेस पे बढ़ जाता है। ब्रेन ड्रेन और ये जो स्किल्ड लोगों का माइग्रेशन है या हाईली एजुकेटेड लोगों का जो माइग्रेशन है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ अच्छी जॉब्स पाने के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए। बेटा अगर आपको ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है इसे स्लो करना है, तो आपको रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। ओरिजिन जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा काम करने बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे यूपी और बिहार ये दोनों फेमस हैं, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु काय के लिए जॉब ढूंढने के लिए। तो अगर हम यूपी बिहार जो ओरिजिन वाली प्लेस है यहीं पर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम कर दें, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे प्रॉपर खर्चा करें, तो बेटा ये जो माइग्रेशन है ये थोड़ा सा रुक जाएगा। However, it also reduces the pressure of population such reason। पर ये भी है कि इतने सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो जो यूपी बिहार में जो पॉपुलेशन बच जाती है वो थोड़ा सा आराम से गुजर बसर कर लेती है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपको याद होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। रेमिटेंस मतलब देखो, उन्हें अगर 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उन्हें पता है उनकी वाइफ उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो वो इंडिया में भी कुछ अमाउंट में पैसा भेजेंगे, भेजेंगे ना। उसको क्या कहते हैं बेटा? रेमिटेंस। सपोज करो एक्स था, एक्स के पेरेंट्स थे ए बी, एक्स की वाइफ थी जेड, एक्स के बच्चे थे पी क्यू। अब एक्स अकेला बाहर जाके यूएसए में काम कर रहा है, तो उसे जो सैलरी मिल रही होगी पूरी खर्च तो नहीं करेगा, वो बहुत सारा अमाउंट कहाँ भेज देगा? इंडिया में उसके पेरेंट्स के लिए। तो ये जो रेमिटेंस आता है, ये जो पैसा इंडिया में आता है, ये इंडिया को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देता है बेटा। और फॉरेन एक्सचेंज कमाने का ये एक मेजर सोर्स है। रेमिटेंस एक मेजर सोर्स होता है फॉरेन एक्सचेंज का। पंजाब, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में क्या मिलता है? रेमिटेंस, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग इंटरनेशनल माइग्रेंट्स बन गए हैं ना। पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जो माइग्रेंट्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, अगर आपके माइग्रेंट कहीं बाहर हैं तो आप उस कंट्री से रिलेशन सुधार सकते हो। ठीक है, सुनो, जैसे मैं बात करूँ आपसे कि हमारे बहुत सारे लोग यूक्रेन में थे डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने गए थे। तो जब वॉर हो रहा था तो हर व्यक्ति बोल रहा था कि इंडिया इंटरफेयर करे, रशिया यूक्रेन वॉर को रोक दे। फिर हम लोग देखते हैं हमारे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इंडियन डायस्पोरा बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया से जो यूएस में जाके रह रहे हैं। तो बेटा इससे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट आता है ना। रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं दो कंट्री के बीच में। इवन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जैसे कि यूएसए हैं, वहाँ पर जो माइग्रेंट होते हैं कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट वोट बैंक फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं कि भैया जो माइग्रेंट है, जो यूएसए से लोग आए हैं, यूएसए में लोग आए, यूएसए से लोग नहीं आए, जैसे इंडिया से जो लोग आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, या किसी और कंट्री, रशिया से आए हैं, यूक्रेन से आए हैं, तो ये लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं। कहाँ पर आ गए? यूएसए में। अब इनका ध्यान रखो, ये हमें वोट दे के क्या कर सकते हैं? जिता सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये वोट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसको? माइग्रेंट्स को। फिर से एक बार बुक में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए, जो माइग्रेंट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक की तरह काम करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है? देखो, अगर लार्ज स्केल पे रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन होगा तो सिटीज़ में ओवर क्राउडिंग होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, स्लम्स बनने लग जाएंगे। ओवर क्राउडिंग से जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर आएगा।
अभी आप 100 लोगों के लिए वाटर सप्लाई कर रहे थे, अब आपको 200 लोगों के लिए वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सैनिटेशन, इन सब की भी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप जा रहे हो रहने के लिए, वहाँ हो सकता है आप परेशानी का एक सबब बन जाओ, क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है। ओवर क्राउडिंग की वजह से कई बार हैपहैज़र्ड ग्रोथ होती है सिटीज़ की, और स्लम्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, क्या बनने लग जाते हैं बेटा? स्लम्स। स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ी। ब्रेन ड्रेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन ड्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन ड्रेन? ऐसा आ सकता है, तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ हमारी कंट्री के हाईली क्वालिफाइड, मतलब हमारे आईआईटियंस, फिर हमारे डॉक्टर्स, हमारे बेस्ट लॉयर्स, ये सब कहाँ चले जाते हैं बेटा? बाहर, है ना? क्यों चले जाते हैं? अच्छा, लॉयर्स थोड़े से कम जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, आईआईटियंस जाते हैं, बड़े बड़े जो बी स्कूल से पढ़े मैनेजर्स होंगे, बी स्कूल मतलब मैनेजमेंट जो पढ़े हुए बंदे होंगे, वो चले जाएंगे, है ना, और बाहर जाके परमानेंटली रहने चले जाएंगे। अच्छा हाँ, इनमें जैसे लॉयर बहुत कम है, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा चले जाते हैं अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारी कंट्री में रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता। हमारे इंजीनियर चले गए, हमारे साइंटिस्ट चले गए, हमारे डॉक्टर चले गए, अब क्या होगा? हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, हम इतनी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है कि उसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बच रहा है। चलो, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड और जो स्किल्ड पीपल होते हैं वो एमिग्रेट कर जाते हैं टू वर्क एंड सेटल परमानेंटली इन अनदर कंट्री। एमिग्रेट होकर वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ जाके काम करने लगते हैं। एंड प्रोवाइड्स, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब हम एक हमारा आईआईटीएन, जब हमारा एक डॉक्टर बाहर जाके काम करेगा, तो बेटा क्यों काम करेगा बाहर जाके? क्योंकि उसे अच्छा पे मिल रहा होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। और ब्रेन ड्रेन का ही दूसरा नाम है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। अब कारण देखेंगे क्यों होता है। भाई, ब्रेन ड्रेन के लिए भी पुश फैक्टर पुल फैक्टर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके पास हाई क्वालिटी जॉब्स ही नहीं है, तो आईआईटीएन यहाँ रह के क्या करेगा? साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा ही नहीं हो रहा है, यहाँ रह के क्या करेगा? जो सैलरी या जो वेजेस आप हमें ऑफर कर रहे हो वो बहुत कम है। फिर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है कि वो नया कुछ क्रिएट कर सकें या नया कुछ डेवलप कर सकें। अब जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं हमारे प्रोफेशनल को। आओ आओ, हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत है, पैसा भी बहुत है, तुम्हें पैसा भी बहुत देंगे, जॉब्स भी देंगे, साथ ही साथ प्रमोशन भी देंगे। तो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ हो सकता है डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो, हाई क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल हो, सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो। आजकल हमारी यंग जनरेशन को ये बहुत ज़्यादा फैक्शनेटिंग लगता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ पर हम कितनी फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएंगे, हमारी लाइफ कितनी स्मूथ होगी। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अटेनिंग मोर क्वालिफिकेशन वाइल वर्किंग। बहुत सारे जो बैंक्स हैं बच्चा, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको पढ़ने का मौका भी देती हैं काम करने के साथ साथ। तो जैसे अभी हम लोग, जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम हमने देखा था, जो बच्चे आईसीआईसीआई में गए थे उन्हें पूछा गया था कि अगर आपको आगे कुछ और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, और पूरा फंडिंग कौन कर रही थी? आईसीआईसीआई कर रही थी। नाउ इम्पैक्ट, जो ब्रेन ड्रेन है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, हम दोनों पढ़ेंगे। पहले पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो रेमिटेंस बहुत सारा पैसा भेजते हैं इंडिया में, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। जो रेमिटेंस होता है इससे जो माइग्रेंट्स की फैमिली है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। यहाँ पर जो उसके मम्मी पापा रह रहे होंगे वो अपनी लाइफ अच्छी कर लेंगे, जो उनकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, वो लोग अपनी लाइफ को अच्छा कर लेंगे, नए स्किल्स और नॉलेज को एक्वायर करते हैं वो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में, और जब वो घर आएंगे तो हो सकता है वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज़ करें। बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जिनको मोइनी प्रोफेशनल डू नॉट हैव बेनिफिटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर होम कंट्री। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें यहाँ पर इंडिया में अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो वो अपने एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए बाहर चले गए। ठीक है ना यार, सबको हक है, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी वाला
सोचो। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं बच्चा? कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं ब्रेन ड्रेन के, जैसे हमारी कंट्री में स्किल प्रोफेशनल की कमी आ गई है। रिटार्डेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो अच्छे बेस्ट क्वालिटी लोग थे वो बाहर चले गए हैं। जो हमने उनकी एजुकेशन में खर्चा किया, ट्रेनिंग में खर्चा किया, वो पैसा तो लॉस्ट हो गया क्योंकि उस नॉलेज का एडवांटेज हमारी कंट्री इंडिया तो ले ही नहीं रही है। यूएसए ले रहा है, यूके ले रहा है, तो दूसरी कंट्री को बेनिफिट देने के लिए हमने थोड़ी उस पर खर्चा किया था। जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में, वो हमारे इंडिया में कंपेरेटिवली लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर चले जा रहे हैं। ये ऑब्ज़र्व किया है हमने कि बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर भी बेटा मैं यही बोलूँगी, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अगर थोड़े लोग चले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बुक बोल रही है तो हम बोल देते हैं कि ये ऑब्ज़र्व किया है हमने कि जो ब्रेन ड्रेन है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं देन पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो नेशनल प्लानिंग है उससे पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए कि हम बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट दें, हायर पेजेस दें, हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को, सो दैट they will not leave the country. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.